Assalamualaikum, all my dear students. Today we are here again with a new video for Standard 10. ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। दसवीं जमात के इंग्लिश के इस नए वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर बच्चों आज हम पिछले वीडियो में जो हमने चैप्टर शुरू किया था पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने चैप्टर शुरू किया था 3.4 लेट्स मार्च। उसी का पार्ट 2 हम देखने जा रहे हैं। जैसा कि हमने वीडियो 1 में देखा था, बच्चों अगर आपने वीडियो 1 इसका नहीं देखा हुआ है तो ये ऊपर जो आई का सिंबल बना हुआ है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए जिसमें वार्मिंग अप एक्टिविटीज और शुरुआत के जो उनकी स्पीच के कुछ पार्ट्स हमने देखे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि ये एक स्पीच है जो कैलाश सत्यार्थी, जिनकी तस्वीर हमारे सामने नजर आ रही है, इन्होंने नोबेल प्राइज जब उन्हें मिल रहा था 2014 का नोबेल पीस प्राइज 2014 जब उन्हें दिया गया, उस मौके पर उन्होंने वहां स्पीच की थी। एक चीज और मैं बताता चलूं कि ये स्पीच उन्होंने हिंदी में की थी और उनकी स्पीच यूट्यूब पर मौजूद है। आपके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाला हुआ है, आप उनकी एक्चुअल स्पीच भी सुन सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर हम इंग्लिश टॉपिक पर बात कर रहे हैं और हमारा मेन मकसद होता है कि इंग्लिश में किस तरह से स्पीच को डिलीवर किया जाए, किस तरह से लोगों को अपनी बात पेश की जाए, इसीलिए इस चैप्टर को हमारे सामने रखा हुआ है एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो जैसा कि हमने शुरुआत में पार्ट 1 में देखा था कि उन्होंने पहले सबको मुखातब किया, सबका शुक्रिया और सबके लिए उन्होंने बिल्कुल ही हम्बल वे में उस अवार्ड को एक्सेप्ट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज का हम उसी स्पीच का कंटिन्यू करते हैं। My journey from the great land of Lord Buddha, Guru Nanak and Mahatma Gandhi, India to Norway, is a connect between the two centers of global peace and brotherhood, ancient and modern. Okay? क्या बता रहे हैं कि ये जो मेरी जर्नी है ना, मेरा जो सफर है, जो मैंने भारत से सफर शुरू किया और आज मैं यहाँ नॉर्वे में खड़ा हुआ हूँ, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि मेरा सफर की शुरुआत हुई थी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ना, गौतम बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी, इन जैसे अजीम हस्तियों की सरजमीन हिंदुस्तान से मेरा सफर शुरू हुआ, यानी मेरा ताल्लुक वहां से है और मैं पहुंचा हूं नॉर्वे में। इंडिया टू नॉर्वे यानी इंडिया से नॉर्वे में मैं आ गया हूं और उसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो सफर है, इट इज अ कनेक्ट बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस। ये एक तरीके का कनेक्शन है दो उन सेंटर्स यानी उन मरकजों के दरमियान जो सारी दुनिया में अमन और ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड यानी भाईचारे और अमन के लिए जो काम कर रहे हैं। एंशियंट एंड मॉडर्न, एंशियंट कहते हैं कदीम को, यानी जो भारत की कदीम तहजीब है, जो मशहूर है कि यहाँ के कदीम तहजीब खास करके सारी दुनिया में अपनी अहमियत रखती है, तो उसको वो जोड़ कर कह रहे हैं कि मेरा ताल्लुक भारत के ऐसे मुल्कों से है और आज मैं नॉर्वे, जो आज की मॉडर्न दुनिया में अमन अमान और इंसानियत की बात करने वाला ये मुल्क है, मैं वहां पर खड़ा हूं। फ्रेंड्स,
The Nobel Committee has generously invited me to present a lecture. ना देखिए फिर से ये जो फ्रेंड से लिखा हुआ है ये एक्चुअल में मुखातिब कर रहे हैं कि जो नोबेल कमेटी है उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया जेनरसली यानी बड़ेपन से। उन्होंने अपने बड़ेपन में मुझे यहाँ पर मदऊ किया, इनवाइट किया कि मैं यहाँ पर आकर टू प्रेजेंट अ लेक्चर, मैं आप लोगों के सामने लेक्चर दे सकूं। लेक्चर मीन्स स्पीच दे सकूं, मैं आप लोगों के सामने भाषण दे सकूं, है ना। उन्होंने मुझे अपना इजहार ख्याल के लिए यहाँ पर बुलाया हुआ है। लेकिन आगे वो कहते हैं रिस्पेक्टफुली आई एम अनेबल टू डू दैट, ना बहुत ही एहतराम के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं ये काम नहीं करूंगा। आई एम अनेबल टू डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यानी मैं स्पीच नहीं दूंगा, मैं स्पीच नहीं दे सकता। क्यों ऐसा वो कह रहे हैं, तो वो आगे बता रहे कि उनका मकसद क्या है, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर, कि मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नुमाइंदगी कर रहा हूं किन लोगों की, द साउंड ऑफ साइलेंस, द साउंड ऑफ साइलेंस, कि मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आया हूं बल्कि यहाँ पर मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं। साउंड ऑफ साइलेंस यानी खामोशी की आवाज, खामोशी की आवाज से मुराद यहाँ पर कि ऐसे, जिसे देखिए नीचे उसका मीनिंग लिखा हुआ है, अनहर्ड प्ली ऑफ द डेप्राइव्ड, डेप्राइव्ड यानी पसमानदा या दबे कुचले लोग, कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो मजबूर और मजलूम लोग हैं, मैं ऐसे लोगों की आवाज बनकर यहाँ पर आया हूँ। द क्राई ऑफ इनोसेंस, ना मासूमों की आवाज, मासूमों की चीख है। एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, इनविजिबल कहते हैं जो नजर न आए। यहाँ पर मुराद ये है कि ऐसे मजबूर और लाचार लोग जिनके बारे में दुनिया में लोगों की नजर नहीं पड़ रही है, मैं ऐसे लोगों की नुमाइंदगी करने यहाँ पर आया हूँ। ओवरऑल यहाँ पर इनके तीनों जुमले कहने का मकसद क्या है कि वो अपने आप को ऐसे लोगों का नुमाइंदा बता रहे हैं जो पूरी दुनिया में दबे कुचले लोग हैं, मजबूर और दबाए हुए हैं। आई रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ दोज चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट बिहाइंड, ना मैं ऐसे लाखों लोगों को, लाखों बच्चों की नुमाइंदगी कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। That's why I have kept an empty chair here as a reminder. इसीलिए मैंने यहाँ पर एक empty chair रखा हुआ है as a reminder. As a reminder यानी यादगार के तौर पर। देखिए जहाँ पर ये नोबेल प्राइज उनको मिल रहा था, वहां पर उन्होंने एक empty chair अपने पास रखी हुई है, एक खाली चेयर उन्होंने अपने पास रखी हुई है, ताकि उस चेयर को देखकर वो इस बात को याद दहानी कर सके कि किस तरह बहुत सारे बच्चे आज भी बाकी दुनिया के बच्चों से लेफ्ट बिहाइंड हो गए हैं, पीछे। I have come here only to share the voices and dreams of our children, कि मैं यहाँ पर आया हूँ only, सिर्फ इस काम के लिए, to share the voices and dreams of our children, कि मैं हमारे बच्चों के जो ख्वाब हैं और उनकी जो वॉइसेस यानी आवाजें हैं उसको आप लोगों के सामने शेयर कर सकूं। अब आगे वो कहते हैं बिकॉज दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन, क्योंकि वो सब हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चों से मुराद आगे ब्रैकेट में लिखा है जेस्चर टू एवरीवन इन द ऑडियंस, अवाम की तरफ जेस्चर यानी हाथ का इशारा करके कह रहे हैं कि वो सब हमारे ही बच्चे हैं, है ना। देखिए यानी यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि दुनिया में जितने भी बच्चे हैं वो सब हमारे ही बच्चे हैं, हमें हर एक बच्चे की वैसे ही फिक्र करना चाहिए जैसे हम अपने खुद के बच्चों की फिक्र करते हैं। I have looked into their frightened and exhausted eyes. I have held their injured bodies and felt their broken spirit. और क्या कह रहे हैं, I have looked into their frightened and exhausted eyes, कि मैंने उनकी आंखों में देखा है, और उनकी आंखें कैसी है,
फ्राइटन खौफजदा है, डरी हुई है, एंड एग्जॉस्टेड यानी थकी हुई है बिल्कुल, यानी डरी हुई और खौफजदा उनकी आंखें हैं बिल्कुल। वियर आउट, देखिए एग्जॉस्ट का मतलब होता है वियर आउट, यानी बिल्कुल उनके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, कोई खुशी या उम्मीद की कोई किरण नहीं है, बिल्कुल खुश्क आंखें हैं, उनकी आंखें बिल्कुल सूख चुकी है, उसे एग्जॉस्टेड कहा है। आई हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडीज, मैंने उनके इंजर्ड बॉडीज को उठाया है ना। इंजर्ड यानी देखिए बच्चे जो काम करते हैं उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा होता है, उनके जो मालिक होते हैं उनको गालियां देते हैं, उनसे अगर कोई नुकसान हो जाए या कहीं पर चूक हो जाए तो उनको सजाएं देते हैं, क्योंकि कोई अगर बड़ा शख्स रहेगा तो वो शायद पलटकर मार भी सकता है, इसलिए मालिक जो है छोटे बच्चों पर इस तरह से जुल्म करते हैं, उसे दबा कर रखते हैं। तो ऐसे जख्मी बच्चों को मैंने उठाया है। फेल्ट देयर ब्रोकन स्पिरिट, और फिर उनके ब्रोकन स्पिरिट यानी उनके जो जज्बात जो बिल्कुल टूट चुके थे, उनको मैंने फेल्ट यानी महसूस किया हुआ है ना। फील का पास्ट टेंस हो जाता है। मुजालिम पर उनके जो उन बच्चों पर जुल्म होते रहे हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर वो दे रहे हैं। आगे कहते हैं 20 years ago in the foothills of the Himalayas I met a small skinny child labor। 20 साल पहले का एक वो वाकया बता रहे हैं कि जहां पर उनकी मुलाकात एक ऐसे ही चाइल्ड लेबर से हुई। कहां पर? हिमालयास के फूट हिल्स में, यानी हिमालय पहाड़ के दामन में उनकी मुलाकात एक बच्चे से हुई। और वो कैसा था? स्मॉल एंड स्किनी ना। स्मॉल यानी छोटा और स्किनी कहते हैं कमजोर, छोटा सा कमजोर सा नजर आने वाला वो बच्चा जो था, उसकी मुलाकात कैलाश सत्यार्थी यानी हमारे इस स्पीकर की मुलाकात उनसे हुई, जो कि वहां पे लेबरर था यानी मजदूर था। He asked me, उस बच्चे ने मुझसे पूछा था। देखिए आप अपना एक वाकया सुना रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इन द वर्ल्ड इज द वर्ल्ड सो पुअर, क्या दुनिया इतनी गरीब है? दैट इट कैन नॉट गिव मी अ टॉय एंड अ बुक, क्या वो मुझे यानी मुझ जैसे छोटे लड़के को एक खिलौना और एक किताब भी नहीं दे सकती? इंस्टीड ऑफ फोर्सिंग मी टू टेक अ गन और अ टूल, है ना, इसकी बजाय हम मजबूर हैं, फोर्सिंग मी है ना, हम मजबूर हो गए हैं कि हम या तो गन यानी हथियार उठा लें या टूल उठा लें यानी कोई सामान उठा ले, कोई ऐसा यानी काम करने के लिए। तो क्या हम जो इस हालत में हैं, तो क्या ये जो दुनिया है वो इतनी गरीब हो गई है कि इस गरीबी कि वो हम जैसे बच्चों के लिए खिलौने और किताबों का भी इंतजाम नहीं करती, बल्कि उसने हमें हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया है और हमें सामान दे दिया है कि हम इसी तरह एक दूसरा वाकया वो सुनाते हैं। आई मेट विद अ सुडानीज चाइल्ड सोल्जर, सूडान की फौज के एक बच्चे के साथ उनकी मुलाकात हुई जो उनका चाइल्ड सोल्जर था, यानी वो जो बच्चा था उसे फौज में शामिल कर लिया गया था। ही वॉज किडनैप्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया ना। एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं शिद्दत पसंदों को, आमतौर से जिसे हम दहशतगर्द कहते हैं, कि दहशतगर्द जो तंजीमें थी उनकी जो मिलिशिया यानी जो मिलिट्री दहशतगर्द जो तंजीमें थी, उन लोगों ने उस बच्चे को किडनैप कर लिया था। किडनैप करने के बाद एज हिज फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन, उसके ट्रेनिंग लेसन के दौरान ही वॉज फोर्स्ड टू किल हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। सबसे पहले उसे क्या कहा गया कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें हमारे साथ काम करना है, तो उसे मजबूर किया गया कि वो अपने दोस्तों को और अपने फैमिली वालों को किल कर दे, जान से मार दे। He asked me what is my fault, उस बच्चे ने कैलाश सत्यार्थी से पूछा था कि इसमें मेरी क्या गलती है, यानी ये जो मुझे काम लिया गया है, मुझे जो इस तरह से मजबूर किया हुआ है, इसमें मेरी क्या। देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स वो क्यों ले रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चों के ऊपर किस तरह से लोग जुल्म कर रहे हैं, उनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है।
आगे जारी रखते हुए वो कहते हैं, फ्रेंड्स, ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन। जितने भी ग्रेट रिलीजन्स है, ग्रेट रिलीजन से मुराद यहाँ पर जितने बड़े मज़ाहिब हैं, सभी मजहबों में बच्चों की केयर करने के बारे में कहा जाता है, बच्चों की हिफाजत के बारे में कहा जाता है। आगे उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए दो अकवाल जो है वो कोट किए हुए हैं। उन्होंने कहा, जेसस सेड, ना जेसस यानी जो जेसस क्राइस्ट है, यानी क्रिश्चियंस मजहब के हिसाब से उन्होंने बताया, लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, डू नॉट हाइंडर देम, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम। क्या कहा उन्होंने? लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, कि जब बच्चे मेरे पास आने लगे ना तो उनको आने दिया करो। डू नॉट हाइंडर देम, हाइंडर कहते हैं रुकावट डालने को, यानी उन्हें रोका ना करो। क्यों ऐसा? फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम, कि खुदा की जो किंगडम है, खुदा की जो हुकूमत है, कायनात है, वो दरअसल बच्चों से ही है। यानी एक तरीके से बच्चों की अहमियत वो बता रहे हैं कि खुदा की नजर में बच्चों की बहुत अहमियत है, इसलिए जब बच्चे मेरे पास आ रहे हैं तो तुम उन्हें मेरे पास आने से रोका ना करो। आगे उन्होंने दूसरी एग्जाम्पल दी, द होली कुरान सेज, है ना, कुरान से भी उन्होंने एक एग्जाम्पल ली, एक आयत को उन्होंने यूज किया हुआ है। वो आयत क्या है? किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, कि अपने बच्चों को गरीबी के डर से ना मारो ना। यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो गरीब हूं, परेशान हूं, और आप अपने बच्चों को कत्ल कर देते हो या उसे लावारिस छोड़ देते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करो। ये कुरान की तालीमात ने ले रहे हैं कि सारी दुनिया के बड़े मज़ाहिब में ये चीजें हमें मिलती है। फ्रेंड्स, देयर इज नो ग्रेटर वायलेंस देन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। ना इससे बड़ा कोई वायलेंस यानी कोई जुर्म नहीं होगा, जो इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं होगा कि हम अपने बच्चों के ख्वाबों को ख्वाब देखने से भी मना कर दे, है ना। यानी ख्वाब देखने से मना कर दे मतलब कि बच्चे अगर उनका ख्वाब देखना चाहते हैं, वो कुछ सोच रहे हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, तो उसके बारे में बिल्कुल भी इजाजत ना दी जाए। Therefore, इसलिए I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children। देखिए अब यहाँ पर उन्होंने ये लफ्ज की तकरार की है, I refuse to। I refuse to का मतलब क्या होता है कि आगे जो बात वो कहने जा रहे हैं ना, वो उस बात को कबूल नहीं करते। किस बात को? तो मतलब ये हुआ कि आगे की जो बात है वो बात गलत है, इस तरह से वो कहना चाह रहे हैं। तो आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, यानी मैं इस बात को नहीं मानता। कौन सी बात? कि टेम्पल्स एंड मॉस्क एंड चर्चेज एंड प्रेयर हाउसेस, यानी जितने भी इबादत गाहें हैं, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है वगैरह, दे हैव नो प्लेस फॉर द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। उन मकामात पर, उन जगहों पर बच्चों के लिए और बच्चों के ख्वाब देखने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता। यानी उनका मतलब क्या है कि हर मजहब में मकामात दिए हुए हैं, खास गाइडलाइन मौजूद है। और आगे कह रहे हैं, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट द वर्ल्ड इज सो पुअर व्हेन जस्ट 1 वीक ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर कैन ब्रिंग ऑल द चिल्ड्रन टू क्लासरूम। ठीक है, मैं इस बात को भी नहीं कबूल करता कि दुनिया बहुत पुअर है, द वर्ल्ड इज सो पुअर, कि दुनिया बहुत गरीब है। क्यों? आगे वो कह रहे हैं कि अगर एक हफ्ते में 1 वीक ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, कि दुनिया भर में जितनी अफवाज हैं, अलग अलग मुल्कों की जो फौजें हैं, जिस पर उनके जो जंगों के सामान है, मटेरियल्स हैं, उनकी तैयारियां हैं, उनकी मशकें हैं, उस पर जो लगने वाले एक्सपेंडिचर है, अगर एक हफ्ते के लिए वो जो एक्सपेंडिचर यानी अखराजात को बच्चों के लिए यूज किया जाएगा, तो उससे क्या होगा? वी ऑल द चिल्ड्रन कैन बी ब्रॉट टू द क्लासरूम। सभी बच्चों को हम स्कूल में ला सकते हैं। यानी ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो मजलूम हैं, जिनको स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि वो बच्चा मजदूरी करने पर उन्हें मजबूर किया जा रहा है, ऐसे सभी बच्चे
स्कूल में लाए जा सकते हैं। I refuse to accept that all the laws and constitution, police and judges are unable to protect our children. है ना, ऐसा हम लोग कहते हैं ना कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती, कानून भी कुछ नहीं कर सकता, अदालत भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ऐसी तमाम बातों को रिफ्यूज करता हूं, मैं उन्हें नहीं मानता, मैं उनको कबूल नहीं कर सकता, मैं उन्हें रद्द करता हूं कि कानून और पुलिस हमारे बच्चों की फेल है, वो नहीं कर पा रही है। और लास्ट में कहते हैं आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट द शैकल्स ऑफ स्लेवरी कैन एवर बी स्ट्रॉन्गर देन द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम। कि शैकल्स ऑफ स्लेवरी, शैकल्स कहते हैं जंजीरों को, है ना, कि जो जंजीरें हैं, जो गुलामी की जंजीरें हैं, गुलामी को जिन चीजों ने जकड़ रखा हुआ है वो इतनी मजबूत है कि आजादी के लिए जो क्विस्ट फॉर फ्रीडम यानी आजादी की जद्दोजहद से आगे बढ़ जाए, यानी आजादी की खुशी और आजादी की कोशिश से बढ़कर ये जो गुलामी की जंजीरें हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं। मैं भी इस बात को नहीं मानता। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हियर। यहाँ पर मैं इन तमाम बातों को मानने से रिफ्यूज नहीं करता। My only aim in life is that every child is free to be a child. मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि दुनिया का हर बच्चा आजाद हो। किस चीज के लिए? कि उसे बच्चा ही रहने दिया जाए। फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, कि वो अपने तौर से ग्रो हो सके, यानी जिस तरह से हमारे दूसरे बच्चे ग्रो कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वैसे ही हर बच्चा होना चाहिए। फ्री टू ईट, स्लीप एंड सी डे लाइट, कि उसे खाना मिले, बराबर से उसे नींद मिले, और सी डे लाइट से मुराद यानी वो आजाद अपने दिनों के काम कर सके, वो खेल कूद सके। फ्री टू लाफ एंड क्राई, उसे हंसने और रोने के लिए आजादी हो। फ्री टू प्ले एंड लर्न, उसे खेलने और सीखने की आजादी हो। फ्री टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाने की आजादी हो। एंड अबव ऑल, और सबसे बढ़कर उसे आजादी होना चाहिए, फ्री टू ड्रीम, कि वो अपने ख्वाब देख सके, अपने ख्वाबों को बुन सके। यानी जो बच्चा जिस काम को करना चाहता है, जिस काम के बारे में वो सोचता है, उसे होना चाहिए। I have the privilege of working with many courageous people who have the same aim. We have never given up against the threat or attack, and we never will. क्या कह रहे हैं? I have the privilege of working. Privilege कहते हैं खास मौका मिलना, कि मुझे खास मौका मिला हुआ है to work with many courageous people. करेजियस ये वर्ड बनता है करेज से, करेज यानी हिम्मत, और उसका एडजेक्टिव बन गया है करेजियस यानी बहादुर, हिम्मत वाले लोग। तो बहादुर लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, who have the same aim, जिनका मकसद यही था, जैसा उन्होंने अपना मकसद बताया कि मेरा मकसद क्या है, टू मेक एवरी चाइल्ड फ्री टू बी अ चाइल्ड, हर बच्चा आजाद होना चाहिए, जैसा कि इससे पहले वाले पेज पर हमने अभी देखा ना। तो यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। वी हैव नेवर गिवन अप, ये जो वर्ड यूज किया हुआ है गिवन अप, गिवन अप का मतलब होता है हार मान लेना। हार मानना मतलब किसी चीज को छोड़ देना। जैसे कोई आपसे कहता है कि तुम नहीं कर सकते, और आप भी उसकी बात को मान लेते हो कि हाँ ठीक है, आप सब बोल रहे हैं तो मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये जो आपने एक्सेप्ट कर लिया इसे कहते हैं गिव अप, यानी हार मान लेना। सो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वी हैव नेवर गिवन अप, हमने कभी भी हार नहीं मानी है, नेवर, है ना, कभी हार नहीं मानी है, अगेंस्ट एनी थ्रेट और अटैक, एंड वी नेवर विल, किसी भी अटैक या किसी भी थ्रेट के बारे में हमने कभी हार नहीं मानी है, और ना ही आगे हम लोग हार मानेंगे, यानी हम अपने काम को बराबर से जारी रखेंगे। वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स,
वी हैव मेड प्रोग्रेस, देखिए प्रोग्रेस यानी तरक्की करना, उसके साथ वर्ब यूज किया हुआ है मेड, नो, तो वी हैव मेड प्रोग्रेस, हमने तरक्की की है इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, पिछले 2 दहाइयों में, कपल ऑफ कहते हैं 2 को और डिकेड्स यानी 10 साल, पिछले 2 दहाइयों में हमने काफी प्रोग्रेस किया हुआ है। क्या प्रोग्रेस किया हुआ है तो वो बता रहे हैं, we have reduced the number of out of school children by half, we have reduced number of children out of school, ना ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल थे, यानी जो स्कूल नहीं जाया करते थे, ऐसे बच्चों की तादाद को हमने रिड्यूस किया हुआ है, कम किया है। और कितना कम किया है? बाय हाफ, हमने उसको आधा कर दिया हुआ है। यानी अगर हम 20 साल पहले, अगर हम एक मिसाल के तौर पर ले कि 20 साल पहले अगर किसी शहर में 1000 बच्चे थे जो स्कूल नहीं जा रहे थे उनके मजबूरियों की वजह से, तो आज की पोजीशन में हमने उसमें से 500 बच्चों को यानी आधी तादाद को स्कूल में ले आया है। अब सिर्फ आधे बच्चे ऐसे बचे हुए हैं जो अब भी स्कूल किसी वजह से नहीं जा, बड़ी कामयाबी है अगर हम लोगों की मजबूरी को देखें। और आगे कह रहे हैं कि वी हैव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स बाय 1/3, इसी तरह हमने बच्चों की जो बच्चा मजदूरी है उसकी तादाद को भी हमने 1/3 तक कम कर लिया हुआ है ना। यानी पहले अगर 300 बच्चे ऐसे थे जो बच्चा मजदूरी किया करते थे, तो हमने उस तादाद को घटाकर अब 100 कर लिया हुआ है। यानी उस तादाद के 3 हिस्से अगर हम करते हैं तो बाय 1/3 का मतलब क्या हुआ कि हमने उसके तीसरे हिस्से पर उसको कम करते करते इतना कर दिया है कि अब सिर्फ 100 बच्चे हैं। ये मिसाल ले रहे हैं ना, ये तादाद मिसाल के तौर पर बताई गई। वी हैव रिड्यूस्ड चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड माल न्यूट्रिशन एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ। ठीक है, खासतौर से यहाँ पर वी हैव रिड्यूस्ड चाइल्ड मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी यानी मौत, मौत से मुराद यहाँ पर कि ऐसी बच्चों के मरने की तादाद को हमने रिड्यूस किया हुआ है। और साथ ही है माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन कहते हैं गिजाई किल्लत को यानी भूखमरी को, यानी बहुत सारे बच्चे जिनको सही से खाना नहीं मिल पा रहा है, सही से उनको गिजा नहीं मिलती, जिसकी वजह से उन बच्चों की सही परवरिश नहीं हो पाती, और फिर उसकी वजह से क्या होता है, वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ्स, कि वो बच्चे जिनको सही से गिजा नहीं मिल रही है, सही माहौल नहीं मिल रहा है, तो वो मुख्तलिफ बीमारियों में लपट कर मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से वो मर जाते हैं। ऐसे लाखों बच्चों को हमने मरने से बचाया है। वी हैव प्रिवेंटेड, प्रिवेंट कहते हैं हिफाजत करना को, बचा लेना को। बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन, है ना। लेकिन आगे वो क्या कह रहे हैं कि ठीक है हमने इतना काम तो कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमें बहुत खुश हो जाना चाहिए और हमें अब इत्मीनान से बैठ जाना चाहिए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि लेट अस मेक नो मिस्टेक, यानी हमें गलती नहीं करना है। क्यों? ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन, कि ग्रेट चैलेंजेस यानी बड़े मुकाबले अब भी आगे आना बाकी हैं, अभी बहुत सारी मुश्किलात से हमें मुकाबला करना है। आगे बता रहे हैं फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज और द बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इनटॉलरेंस। ठीक है, आज की दुनिया में अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, या जो सबसे बड़ा बहरान या मुश्किल जो हमारे सामने आ रही है, जो हमारे नॉकिंग ऑन द डोर्स है ना, यानी हमारे दरवाजे बने, मतलब हमें जिसका सामना करना पड़ रहा है वो है डर, फियर एंड इनटॉलरेंस। ठीक है, फियर यानी डर, खौफ, और इनटॉलरेंस कहते हैं अदम रवादारी या अदम बर्दाश्त को, यानी कोई हमारे बारे में कुछ कहेगा तो हम उसको पिटाई कर देंगे। ये जो ख्याल है ये हमारे सामने बढ़ता ही जा रहा है, लोगों में बर्दाश्त की कुव्वत खत्म होती चली जा रही है। We have utterly failed our children in imparting an education, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम फेल हो गए हैं ना, utterly failed,
पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं जब हम अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं ना, इम्पार्टिंग एन एजुकेशन यानी तालीम देना, तो हम बच्चों को सही तालीम देने में नाकाम हो गए हैं, फेल हो गए हैं। And an education that gives the meaning and objectives of life. क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हम उनको तालीम याफ्ता बनाने में फेल हो गए हैं? कि ऐसी तालीम that gives the meaning and objectives of life, कि हम ऐसी तालीम जो जिंदगी के मानी और मकसद उन बच्चों को सिखा सके, हम ऐसी तालीम देने में बच्चों को फेल हो गए हैं। An education that gives a sense of global citizenship among the youth. ऐसी तालीम जो बच्चों में एक आलमी नजरिया पेश करे कि हम सब एक ही जमीन के रहवासी हैं, हम सब इसी जमीन के शहरी हैं, चाहे हम किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हों, लेकिन हम ऐसी तालीमात उनको नहीं दे, बच्चों को सही तरीके से तालीम नहीं दी है। I am afraid that the day is not very far away when the cumulative result of this failure will culminate in an unprecedented violence and that will be a suicidal for humankind. देखिए अब ये बहुत एक संजीदा बात कर रहे हैं कि I am afraid, और मुझे डर है कि अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं ना, the day is not very far away, अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं, when cumulative result, कि इसका कम्युलेटिव कहते हैं मजमुई, यानी पूरा जो हम कई सालों से हम अपने माहौल में बच्चों को सिखा रहे हैं, उनके अंदर तशद्दुद आ गया हुआ है, अदम बर्दाश्त आ गया है, अगर यही सब चलता रहा तो इट विल कल्मिनेट, उसका रिजल्ट ये होगा कि अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस, ऐसे वायलेंस यानी ऐसी लड़ाई झगड़े हमारे सामने आएंगे जो अनप्रेसिडेंटेड हो। अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है जिसका हम अंदाज नहीं लगा सकते। एंड दैट विल बी सुसाइडल फॉर ह्यूमन काइंड, और वो एक तरीके से इंसानियत के लिए सुसाइडल होगा यानी खुदकशी होगी। राइट्स, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन, है ना, लोगों के हुकूक है, हिफाजत है और उम्मीदें हैं, इन सब का ताल्लुक एजुकेशन से है और उसे एजुकेशन के जरिए ही कहा जा सकता है। यंग पीपल लाइक मलाला ना, यहाँ पर जैसा हमने शुरू में बताया मलाला यूसुफजई जो कि इस अवार्ड में उनको शरीक रखा हुआ है, दोनों को साथ में अवार्ड दिया जा रहा है, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला, कि मैं मलाला को अब अपनी बेटी कहता हूं, सिर्फ मलाला नहीं कहता। सो माई डॉटर मलाला एंड अदर डॉटर्स इंक्लूडिंग कायनात, in fact 2 कायनात and शाजिया and daughters from Africa and from all over the world, कि अब मैं मलाला हो या उसकी जैसी जो दूसरी लड़कियां हैं जैसे कायनात है, शाजिया है, और अफ्रीका और दूसरे मुल्कों में जो लड़कियां हैं जो इस तरह से काम कर रही हैं, दे आर राइजिंग अप, कि वो लोग राइजिंग अप कर रहे हैं यानी उभर रहे हैं, एंड चूजिंग पीस ओवर वायलेंस, और वो लोग लड़ाई झगड़े और तशद्दुद के मुकाबले में अमन को चुन रहे हैं। टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज्म ना, बर्दाश्त की जो कैफियत है, जो रवादारी है, उसको वो चुन रहे हैं, उसका इंतखाब कर रहे हैं एक्सट्रीमिज्म के मुकाबले में, यानी शिद्दत के मुकाबले में वो रवादारी का रवैया इख्तियार कर रहे हैं। एंड करेज ओवर फियर, और डर के मुकाबले में वो का मुकाबला कर रहे हैं। The solutions are emerging, but these solutions cannot be found in the deliberation in conferences alone, and cannot be found in prescriptions from a distance. देखिए अब आगे वो और क्या खास बात कर रहे हैं कि ठीक है, the solutions are emerging, है ना, रास्ता तो मिल रहा है, रास्ते को इमर्जिंग यानी सामने आ रहा है, बहुत सारे रास्ते हमारे सामने हैं, लेकिन
These solutions cannot be found in deliberations in conferences alone. कि किसी मजलिस में बैठकर लोगों की राय आम्मा को बनाना, लोगों को समझाना, सिर्फ इस तरीके से करने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला. एंड कैन नॉट बी फाउंड इन द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस. दूर से ही लोगों को अगर हम सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन कर दें, हिदायत जारी कर दें, लोगों को बता दें कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, ऐसा करने की वजह से माहौल बेहतर होगा, तो सिर्फ इस तरह बोल, बल्कि they lie in small groups and local organizations and individuals who are confronting with the problem every day. ना इन मसाइल का जो हल है वो उन छोटे छोटे ग्रुप्स के और उन छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखता है जो रोजाना इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं. Even if they remain unacknowledged, unrecognized and unknown to the world, the solutions are with them. हालांकि ये जो छोटे छोटे ग्रुप हैं जो रोजाना इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उन परेशानियों से जूझ रहे हैं, हालांकि दुनिया को उसके बारे में एक्नॉलेज का मतलब एतराफ करना, मान लेना, रिकॉग्नाइज यानी पहचान होना, और नोन यानी लोगों को मालूम पड़ जाना. तो तीनों ही चीजें हैं. ना तो कोई उनका एतराफ कर रहा है, अनएक्नॉलेज्ड है ना. देखिए ये कितना बड़ा वर्ड है, अनएक्नॉलेज्ड. देन अनरिकॉग्नाइज्ड. रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान होना. अनरिकॉग्नाइज यानी जिन्हें पहचाना नहीं जा रहा है. अननोन टू द वर्ल्ड, और दुनिया में उसको नहीं जाना जा रहा है कि सॉल्यूशंस आर विद देम. लेकिन फिर भी सॉल्यूशन दरअसल वही है. यानी हमें छोटे छोटे हलकों में जाकर, जहां पर ये मामलात हो रहे हैं, वहां जाकर मेहनत करनी होगी, तभी जाकर ये मसाइल हल होंगे. बच्चों ये वीडियो आप पीएमसी एजुकेशन स्टैंडर्ड 10 इस चैनल पर देख रहे हैं. आप इस चैनल को इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी अपना वीडियो शेयर कीजिए. बच्चों ये वीडियो आप बृहन्मुंबई महानगर पालिका के उर्दू मीडियम स्टैंडर्ड 10 इस चैनल पर देख रहे हैं. आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आपको हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके. ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए. अगर वीडियो में कोई दुश्वारी हो, कोई बात ना समझ आ रही हो या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा. वीडियो देखने के लिए थैंक यू. अल्लाह हाफिज. गुड बाय.